Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So finally we are starting up with the free course for MBA CET 2026. So हमने start किया था इसको in the month of August, but due to some delay into it, look, some नहीं, काफी delay के बाद में we are restarting it back again. But अभी ये continuous form में चल रहा है because we were engaged in some of the counseling and all, तो हमसे continue नहीं कर पाए थे. We are really sorry for that. Big apologies from our side, but we are recontinuing it back again. So Ignitable for MBA CET 2026 is starting from today onwards. So आज के दिन में हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, ओके, लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एनालॉजी. सो एनालॉजी आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे. उसी के साथ में पूरा शेड्यूल लाइन क्या रहने वाला वो भी मैं आपको बता दूंगा. तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है. और आप learn.visioneducate.com पे भी विजिट कर सकते हैं फॉर मोर कोर्सेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन आउट देयर. ओके, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर हम शेड्यूल के बारे में बात करें कि व्हाट इज गोइंग टू बी द शेड्यूल आउट फॉर 2026 MBA के लिए. सो दिस इज द शेड्यूल आउट ओवर हियर. मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा. तो इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे अब लेक्चर्स रोज के रोज होते रहेंगे एंड आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट शेड्यूल. वी आर टारगेटिंग नवंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस कंप्लीटली एंटायरली. सब कुछ खत्म हो जाएगा पढ़ा के एंड उसके बाद में विल start with the revision session from December, January and February. तो 3 महीने हम complete revisions लगातार करते रहेंगे, ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का. सबसे पहली चीज है एनालॉजी होती क्या है, उसको समझने की हमको जरूरत है. व्हाट इज एनालॉजी? अब देखिए, एनालॉजी आपने मे बी पढ़ा होगा, एक इजी टॉपिक भी लगता होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना, जब हम MBA CET के लिए प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ी चीज़ों का हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है. सबसे पहली चीज़, एनालॉजी का मीनिंग यहाँ पे होता है सिमिलैरिटी से. ओके, कि सिमिलैरिटी एज इन कि हमारे पास में कुछ दिया है, उसके सिमिलर और क्या हो सकता है वो हमको बताने की ज़रूरत है. ओके, सो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ़ यू हैव गॉट सम शेप्स आउट ओवर हियर, कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे. ओके, देयर आर सम शेप्स दैट वी हैव. तो अगर कुछ शेप्स हमारे पास में इस तरीके से हैं और इसमें अगर हमको बताना है विच वन विल बी द ऑड मैन आउट, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द ऑड मैन आउट. सो क्यों ऑड मैन आउट? बिकॉज बाकी सब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. ओके, बाकी सब हम यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी क्वाड्रिलैटरल्स. ओके, सो ये हमारे पास में सिमिलैरिटी ऑर्डर है. तो उसी तरीके से आपके पास में जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको सिमिलैरिटी चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे सिमिलैरिटी हमको मिल रही है. और इसमें यू प्रेफरेबली जब क्वेश्चंस आते भी हैं तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ दिया होगा, दैट इज ए इज बिलोंगिंग टू बी, मतलब ए और बी के बीच में कुछ रिलेशनशिप है. ओके, ए के बीच में और बी के बीच में कुछ एक रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ट आउट है. तो वहाँ पे हमारे पास में एक सी एलिमेंट दिया होगा, बताना होगा कि सी एलिमेंट का फिर रिलेशनशिप किसके साथ में बिल्ड हो सकता है, जो कि हमारे पास में ऑप्शंस में होंगे. ओके, सो हमको वहाँ पे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा. आपको पता ही होगा कि MBA CET में हमारे पास में 5 ऑप्शंस दिए होते हैं. ओके, देयर आर 5 ऑप्शंस गिवन टू अस. ई ऑप्शन यूजुअली नन ऑफ दीज वाला ही ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो आंसर बन जाता है. तो हमको यहाँ पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि सी का रिलेशनशिप किसके साथ में यहाँ पे बन पा रहा है. तो जिसके साथ भी मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बनेगा दैट विल बिकम आवर राइट आंसर. कभी कभी यहाँ पे जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में लेट्स सपोज P इज रिलेटेड टू Q हमारे पास में दिया है, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q गिवन. सो अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली 2 ब्लैंक्स हमारे पास में होता है. दैट मीन्स कि उसके आगे का पेयर क्या होगा वो हमको पता नहीं होता है. तो बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप, जो यहाँ पे रिलेशनशिप हमारा है, उस रिलेशनशिप के बेस्ड पे हमको सेकंड पेयर को भी फाइंड करना पड़ता है. तो कभी कभी पेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको आता है और कभी कभी पेयर को आपको उसके सिमिलर पेयर को फाइंड करने के लिए आपको मिलता है. तो क्वेश्चंस ऐसे 2 टाइप से आपके पास में आ सकते हैं. तो अब आप यहाँ पे एक चीज आपको सोचने में, मतलब आप सोच रहे होगे कि इसमें अलग ज्यादा तो क्या है, मतलब क्या इतने बहुत अलग है जो कि क्वेश्चन नहीं हो सकते. देखिए, जब हम CET की बात करते हैं और स्पेशली MBA CET की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेफरेबली क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाते हैं. दैट मीन्स कि क्वेश्चन के टाइप आपके नंबर्स बेस्ड हो सकते हैं. ओके, फिर हमारे पास में अल्फ़ाबेट बेस्ड हो सकते हैं, दैट कैन बेस्ड अपॉन अल्फ़ाबेट्स. दोस कैन बी बेस्ड अपॉन सिनोनिम्स. ओके, सिनोनिम्स पे बेस्ड हो सकते हैं. फिर एंटोनिम्स पे भी बेस्ड हो सकते हैं. ओके, दैट मीन्स कि रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग ही नहीं है, इंग्लिश भी एंटर कर चुका है. ओके, सो आई होप सो कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि
क्यों यहाँ पे कभी कभी एनालॉजी के क्वेश्चन वैसे तो इजी होते हैं बट कभी कभी ये डिफिकल्ट भी बन सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, फिर सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिर अलग अलग मतलब एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, या फिर एक्शंस हो सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी हो सकता है. सो देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स वो ये कमिंग है. सो दैट इज द रीजन एनालॉजी का क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट भी बन जाता है, और उसके लिए हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. ताकि डिफिकल्ट ना बने उसके लिए हमको यहाँ पे कंटिन्यूस फोकस करने की ज़रूरत है ऑन आवर इंग्लिश वोकैबुलरी. तो इंग्लिश वोकैबुलरी जो है वो मैं हमेशा आप लोगों को कहूँगा इंग्लिश वोकैबुलरी को बिल्ड करते रहिए, बिकॉज इंग्लिश वोकैबुलरी आपका इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, और ज़्यादा फोकस करने का मतलब क्या है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे वोकैबुलरी के लिए. वोकैबुलरी के लिए रोज आप यहाँ पे 30 to 35 मिनट्स का रीडिंग करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल है अगर आपको आपका वोकैबुलरी को इम्प्रोवाइज करना है. इफ यू डू नॉट डू इट, सो योर वोकैबुलरी विल नेवर इम्प्रोवाइज. So that is the reason. Okay, start reading 30 to 35 minutes every day from today onwards. Okay, so that कि जब एक तक एग्जाम आए तब तक 4-5 महीने जो भी हमारे पास में ये समय है, ये समय को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए हों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं क्या करना चाहिए. अब यूजुअली जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीईटी में ऑलरेडी आ चुके हैं, एमबीए सीईटी में. तो पहला हमारे पास में क्वेश्चन है अराउंड. अराउंड को हमने यहाँ पे लिखा है समथिंग, ये हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट कोडिंग है ये हमारे पास में. ठीक है, दिस इज एन कोडिंग फॉर्मेट. अब कोडिंग अगर ये हमारे पास में हो रहा है तो क्या करने की जरूरत है उसको थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम ग्राउंड के लिए भी वही अप्लाई कर पाए. तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इफ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, तो आप देख सकते हो ए आर, तो यहाँ पे है ए आर, उल्टा लिख दिया इसको, मतलब यहाँ पे हमारे पास में फॉरवर्ड है, ये हमारे पास में यहाँ पे बैकवर्ड है. फिर ओ यू, तो ओ यू को यहाँ पे हमारे पास में फॉरवर्ड जो है इसको यहाँ पे बैकवर्ड लिख दिया है. फिर एन डी, यहाँ पे ये फॉरवर्ड ऑर्डर है तो इसको यहाँ पे एन डी, इसको बैकवर्ड में लिख दिया. दैट मीन्स कि दो दो लेटर्स को बैकवर्ड ऑर्डर में किया है. दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो इसको भी बैकवर्ड ऑर्डर में करें तो आर जी हो जाएगा, इसको बैकवर्ड ऑर्डर में करें तो यू और ओ हो जाएगा, इसको बैकवर्ड ऑर्डर में करेंगे तो डी और एन हो जाएगा. है क्या कोई ऑप्शन आर जी यू ओ डी एन? यस, ऑप्शन ए ही है हमारे पास में, ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, इजी था. ओके, ठीक है. ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है दैट इज वंस अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें नंबर्स को हमने रिलेट किया है. सो नंबर्स आर बीइंग रिलेटेड ओवर हियर. सो 14 को यहाँ पे रिलेट किया गया है 9 के साथ में. सो 14 और 9 को अगर हम रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा समझते हैं, सो दैट कि हमको 26 का भी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कनेक्शन मिल सके. सो 14 - 5 अगर मैं करूं तो यहाँ पे मुझे 9 मिल सकता है, लेकिन 26 - 5 अगर मैं करूंगा तो मुझे 21 मिलता है, जो कि कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है. दैट मीन्स कि ये एनालॉजी हमारी यहाँ पे गलत है, कुछ और करने की जरूरत है हमको यहाँ पे. एक चीज और मुझे नजर आता है कि मैं 14 + 4 अगर करूं तो दैट मेक्स इट एज एन 18, और 18 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो हमको मुझे 9 मिल जाएगा यहाँ पे. राइट है, वही सेम एनालॉजी ट्राई करते हैं 26 के साथ में. तो 26 + 4 अगर मैं करूं तो मुझे मिल जाता है 30, और 30 को डिवाइड बाय 2 करूं तो मुझे मिल जाता है 15. तो 15 हमारे पास में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ठीक है, सो वी गॉट द आंसर. तो देखिए कई बार ऐसा होगा कि कुछ एनालॉजीज आपको मिलेंगे, लेकिन दोनों ही दोनों ही पेयर्स में आपके सेम एनालॉजी फिक्स होनी चाहिए सही तरीके से. अगर नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे कुछ गलती कर रहे हैं आप, आपको समझने की जरूरत है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्लाइंग इज रिलेटेड टू बर्ड एंड क्रीपिंग इज रिलेटेड टू व्हाट. अगर फ्लाइंग बर्ड से रिलेटेड है तो बर्ड अगर फ्लाई करता है तो क्रीपिंग का काम कौन करता है? एरोप्लेन? नो. स्नेल? यस, स्नेल करता है यहाँ पे. बाकी फ्लावर नो, ग्राउंड नो, सोल्यूशन नो. तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन. ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था. अच्छा, क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं दीज आर ऑल एमबीए सीईटी के क्वेश्चन, ये सब डायरेक्टली उसी के क्वेश्चंस हैं, हमने कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं लिया. तो यू कैन हैव अ लुक एट द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन हमारे पास में, नाउ दिस इज बेस्ड अपॉन इंग्लिश. ओके, एनिलेशन इज रिलेटेड टू फायर. तो हमको बताना कैपिटलिज्म इज रिलेटेड टू व्हाट. कैपिटलिज्म इज रिलेटेड टू व्हाट, ये हमको यहाँ बताना. एनिलेशन अगर रिलेटेड टू फायर है, एनिलेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे सडन एग्जिट करना, मतलब सडनली सारी चीजों को एग्जिट करना. तो वहां पे ये मीनिंग से रिलेट कर रहा है फायर से.
ओके। तो सडन जब फायर कहीं पे भी होता है, फायर आउटबर्स्ट कहीं पे भी होता है, तो सडनली हमको उस जगह को वेकेट करना पड़ता है, पूरी जगह खाली करना पड़ता है। तो कैटक्लिज्म का मीनिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है डिवास्टेशन। ओके, एक सडन डिवास्टेशन जब क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं कैटक्लिज्म। तो सडन डिवास्टेशन कौन कॉज कर सकता है? अर्थक्वेक, यस इट कॉज कर सकता है। इमरजेंसी नहीं, वो तो हमारा वहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज एन एक्शन टू दैट। स्टीम नो। फिर फ्लड यस, कैन एंड रेन नो। अब अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि राइट ऑप्शन बनने के चांसेस लेके चल रहे हैं। एक है अर्थक्वेक, दूसरा है फ्लड। बट बात हो रही है कैटेक्लिज्म, तो यहाँ पे सडन डिवास्टेशन कॉज करने की अगर बात आती है तो इट विल बी नन अदर देन अर्थक्वेक, बिकॉज अर्थक्वेक ही सडन डिवास्टेशन कॉज करता है और चला जाता है, लाइक उसको हार्डली यहाँ पे 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। वेरेज फ्लड जो हुआ है, फ्लड में भी लाइक डिवास्टेशन या फिर मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। ओके, थोड़ा टाइम लगता है उसमें क्रिएट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दैट इज रिलेटेड टू अल्फाबेट्स। ओके, अल्फाबेट्स रिलेटेड, और ये एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट हाँ वेरी सून हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो कोडिंग डिकोडिंग के साथ में यहाँ मर्ज किया गया ACFJ। ओके, ACFJ बताया जा रहा है, ACFJ। उसी के साथ में हमारे पास में OUZJ। ठीक है, तो A हमारे पास में 1 3 6 और J हमारे पास में 10 15 21 एंड 26 एंड J इज 10। यहाँ पे हमारे पास में प्लस ऑफ 14 है, यहाँ पे हमारे पास में प्लस ऑफ 18 है, यहाँ पे हमारे पास में प्लस ऑफ 20 है, और यहाँ पे हमारे पास में प्लस ऑफ 0 है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास में कुछ कोड्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, सभी सेम नहीं है, डिफरेंट कोडिंग पैटर्न्स को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो SIXB अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, SIXB अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये हमारे पास में अच्छा एक ना यहाँ पे एरर भी है, SI नहीं है, SUXB है। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, SUXB होना चाहिए ये। ठीक है, S is at 19, U is at 21, X is at 24, और फिर हमारे पास में B है 2 पे। तो B को तो 0 से रिलेट करना है, तो यहाँ पे B ही आएगा हमारे पास है। 19 प्लस ऑफ 14 करना है, तो 19 प्लस ऑफ 14 दैट मीन्स कि देखो 19 के बाद में 7 लेटर्स और है, उसके बाद में 7 लेटर्स और जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में G पे। फिर हमारे पास में कहाँ पे जाना है, 21 से इसमें प्लस ऑफ 18 करना है, दैट मीन्स 21 के बाद में कितने लेटर्स है, 5 लेटर बचे कितने, 13। तो 13 अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 13 में दैट मीन्स M आ जाएगा हमारे पास में। फिर 24 के बाद में प्लस 22 करना है, 20 करना है, तो 20 करना है, तो 24 के बाद में 2 लेटर्स और है, तो उसमें से माइनस कर दो 18, तो 18 प्लेस पे कौन है हमारे पास में R, तो R हमारे पास में 18, तो GMRB दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, सो GMRB बिकम्स आवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वापस से नंबर से रिलेट हो रहा है, ये नंबर्स रिलेशन है हमारे पास में 3 से 10। ओके, तो 3 से 10 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज हमको नजर आती है कि 3 का अगर मैं स्क्वायर प्लस 1 करूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 10। तो 8 का स्क्वायर अगर प्लस 1 करूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 65, बट 65 ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं अब क्या अलग तरीका ढूंढ सकते हैं। सो 3 है, 10 है, 8 है, और नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए पता नहीं हमको। सो 3 अगर मुझे 3 और 10 को रिलेट करना है तो एक चीज स्क्वायरिंग से मैं देख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 3 हो जाएगा, देन 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 करूंगा तो 10 हो जाएगा, हाँ या ना? देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3, एंड 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 करूंगा तो 10 हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं 8 को रिलेट करूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, और नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 17 मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। मतलब कि देखो ये हम जो दो नंबर्स हमारे पास में, दीज नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, और पहले वाले में -1 हो रहा है, दूसरे वाले में +1 हो रहा है, तो वही चीज यहाँ हुई है। यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर एक ऑफ नंबर -1 किया, तो दैट इज 3 ऑफ का स्क्वायर -1, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दिया गया लैकोनिक इज टू सक्सेंट, तो बताना चूज द वर्ड दैट डज नॉट मैच विद द 2 गिवन वर्ड्स। ठीक है, लैकोनिक और सक्सिंक्ट का यहाँ पे मीनिंग होता है, लैकोनिक और सक्सिंक्ट के बारे में बात करें तो टॉक इन शॉर्ट, ओके, एंड क्लियर वे से, मतलब क्लियरली कोई चीज को बता देना शॉर्ट वे में, उसको हम कहते हैं लैकोनिक या सक्सिंक्ट हम कह सकते हैं, दैट इज अ जनरल मीनिंग ऑफ दैट दोस टू वर्ड्स। टर्स जो है उसका भी वही सेम मीनिंग होता है, ब्रीफ जो है उसका भी वही सेम मीनिंग होगा,
कंसाइज जो है वो भी वही सेम मीनिंग से लेके चलता है, बट एब्रप्ट नहीं है हमारे पास में। एब्रप्ट इज समथिंग इनकरेक्ट, एब्रप्ट गलत है हमारे पास में, तो ऑप्शन डी विल बिकम द इनकरेक्ट ऑप्शन, आउट हो गई है। ठीक है, एब्रप्ट का मतलब सडन, मतलब एकदम जल्दी से समथिंग, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्ट्यूज एंड अनइंटेलिजेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि ज्यादा मतलब समझ नहीं रखता हो, मतलब ज्यादा चीजों का, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। तो डेवलपमेंटली डिसेबल्ड पर्सन, क्या हम इसको कह सकते हैं? चलो कंसीडर किया जा सकता है, ओके, बिकॉज अनइंटेलिजेंस को कंसीडर करें तो कंसीडर कर सकते हैं। एन इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कंसीडर के अनइंटेलिजेंट पर्सन से इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ केयरलेस कैलकुलेशन, नो, दिस इज नॉट केयरलेस कैलकुलेशन, गलत है ये हमारे पास में। दैट मींस कि दिस विल बिकम द राइट ऑप्शन, यहाँ पे ये मैच नहीं करता है। एन अनरीजनेबल डिमांड, यस, ये मैच कर सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है, बिकॉज बात हो रही है यहाँ पे एक अनइंटेलिजेंट पर, तो अनइंटेलिजेंट पर्सन एक केयरलेस कैलकुलेशन तो 100% करेगा ही ना। ओके, सो वो तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि दैट इज नॉट मीनिंग आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेरुलस या फिर पेविश। क्वेरुलस का मीनिंग होता है कि, और दोनों का ही मीनिंग एक्चुअल में होता है कि कंप्लेनिंग ऑर्डर का पर्सन, एक पर्सन जो कि कंप्लेन बहुत कर रहा है, बहुत कंप्लेन करता है अगेन एंड अगेन, तो दैट इज एन क्वेरुलस पर्सन। तो अ चाइल्ड टेलिंग टेल्स, ओके ठीक है, ये बात भी सही है। अ पर्सन रिड्रेसिंग एट अ कोर्ट, कोर्ट में अगर रिड्रेसिंग कर रहा है तो वो तो कंप्लेन नहीं कर रहा है ना, तो सॉल्व कर रहा है इशू को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, दैट विल बी एन अपोजिट टू दैट। एंड इलाइट ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग मतलब वापस से कंप्लेनिंग। एंड मैन अनहैप्पी विद द स्टेट्स पॉलिसीज, दैट मींस कंप्लेनिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन जो हमारा, दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो दोज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगे इसके रिलेटेड में, यू कैन टेक दोस वर्कशीट्स एंड सॉल्व अहेड। ओके, साथ में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।